हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रेपो सर्वर क्या होते हैं या रेपोजिटरी सर्वर क्या होते हैं। ये मेनली क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ इस इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। अब ये जो मेरा सर्वर आप देख रहे हैं, ये मेरा उबंटू का रेपो सर्वर है, जो कि अपने पूरे पैकेजेस एंड अपडेट्स जो भी पैचेस हैं सिस्टम्स के, वो इंटरनेट से उबंटू डॉट कॉम से फेच कर रहा है अपने सिस्टम पे। तो ये मेरा उबंटू सर्वर है, जो कि पूरा पैचेस फेच कर रहा है अपने उबंटू डॉट कॉम से। ये मेरा सिस्टम जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज है इंटरनेट पे। मतलब अगर कल को कोई अटैक होता है, कुछ होता है, तो मेरा अटैकर ईजिली तो नहीं, बट इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी है। बट ये जो मेरा क्लाइंट सिस्टम देख रहे हैं आप, ये सिस्टम क्या कर रहे हैं, इनके जो पैचेस हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से नहीं जा रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ से सीधा नहीं जा रहे हैं, यहाँ से नहीं जा रहे, वो इसके थ्रू आ रहे हैं। मतलब ईपीटी मिरर सर्वर जो मेरा है ना, इसके थ्रू जा रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि कल को अगर अटैक होता है तो डायरेक्टली ये सिस्टम मेरा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये सिस्टम मेरे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। तो ऐसे मेरे पास 10-20 सिस्टम रहेंगे, तो 10-20 सिस्टम मेरे सेफ रहेंगे। मतलब अटैकर से तो सेफ ही रहेंगे। मतलब बोल सकते हैं, अगर आप प्रो लेवल का अटैकर रहा या कुछ काला कांडी करके अंदर घुस गया तो अलग बात है, बट वो सेफ रहेंगे। पॉसिबिलिटी कम, इसको इस पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट इस पे अटैक या होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मेनली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एज ए रिपोजिटरी सर्वर। तो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो मैंने पीडीएफ बना के रखा है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमें इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके स्टेप्स हैं। और उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले से अपने सिस्टम पे एक्चुअली कॉन्फ़िगर करके रखा है, और मैं आपको इस पे पूरा यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर किया मैंने। एंड उसके बाद मैं आपको अपना सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँगा, और ये वर्क कैसे कर रहा है वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर आप आएँगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आईपी 122.2, ये मेरा सर्वर है, जो कि आपने मेरा इमेज में देखा रहेगा यहाँ पर। ये 122.2, ये मेरा किधर गया, हाँ, ये मेरा सर्वर है, जो यहाँ पर जो ये एपीटी मिरर सर्वर है, इसका आईपी है 122.2। अब इस पे क्या है, मेरा ओएस पूरा, मतलब पैचेस पूरा डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ से मेरे दूसरे सिस्टम्स को प्रोवाइड हो रहा है उनके पैचेस। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पर आप देखिए मिरर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप आएंगे, इसको अपडेट करिए। उसके बाद आप एपीटी मिरर एंड इंजीनियर्स इसको इंस्टॉल करिए अपने सिस्टम पे। उसके बाद आपके सिस्टम पे ईटीसी ऐप एपीटी मिरर डॉट लिस्ट करके एक फाइल बनेगी, उसमें जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है। एंड इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कि कैसे, इसमें किसका मतलब क्या है। ओके, एंड ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको बस सिंपली रन करना है एपीटी हाइफन मिरर। तो ये जो सिंकिंग का प्रोसेस है इंटरनेट से, जैसे उबंटू डॉट कॉम से अपने सिस्टम पे जो सिंक हो रहा है, वो चालू हो जाएगा। ये होने के बाद आपको इंजीनियर्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है। इंजीनियर्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हम लोग पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, उसको अपने क्लाइंट सर्वर तक हम पहुंचा सके, और उनको पैकेजेस मतलब प्रोवाइड कर सके, जैसे कि वो डाउनलोड कर सके उस उबंटू सर्वर से। तो यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं इंजीनियर्स को। ये इंजीनियर्स का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा। ओके, एंड उसके बाद हम इंजीनियर्स को रिस्टार्ट करेंगे इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, क्लाइंट सिस्टम पे क्या करेंगे हम, क्लाइंट सिस्टम पे जाके एपीटी सोर्स लिस्ट डॉट डी में उबंटू सोर्सेस में जो भी रहेगा, उसमें हम ये चेंजेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उबंटू डॉट कॉम रहता है मेनली। अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, यहाँ पर हमने उबंटू डॉट कॉम के बदले अपनी आईपी डाल के रखी है। तो किससे क्या होगा, जो भी पैकेजेस रहेंगे, ये उबंटू डॉट कॉम के पास नहीं ना जाके ये हमारे सिस्टम के पास जाएगा। हमारे जो हमारे जो लैन में सिस्टम क्रिएट किया हमने रेपो सर्वर, उसके पास जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करेगा अपने पूरे पैकेजेस एंड इंस्टॉल करेगा। तो ये हो गया। एंड इस पे डिस्क का साइज़ कितना लगेगा, वो सब भी मैं आपके आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड उसके साथ आप यहाँ पर इसके इमेज का वो ओवरफ्लो देख सकते हैं। इमेज मतलब इमेज के थ्रू, जैसे कि आप एक छोटा-सा क्विक रेफरेंस के लिए आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने सिस्टम पे आपको लेके चलता हूँ। अ, ये 2 उबंटू है सिस्टम मेरे। ये मेरा सर्वर है, अपना एपीटी सर्वर, जिस पे पूरा पैकेजेस डाउनलोड होंगे इंटरनेट से। एंड ये मेरा
क्लाइंट सर्वर है जिस पे कॉन्फ़िगर करूँगा मैं अपने एपीटी सर्वर का आईपी एंड वहाँ से पैकेजेस डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, सुडो एपीटी अपडेट करूँगा। ये मेरा अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सुडो सुडो एपीटी इंस्टॉल एपीटी -mirror मिरर एन NGINX इंजीनियर्स, इसे इंस्टॉल करूँगा। ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल करके रखा मैंने, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे यहाँ पर जाना है एपीटी एरर डॉट मिरर लिस्ट में। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, VI ETC APT मिरर डॉट लिस्ट। तो मैं मिरर लिस्ट में गया, ये रीड ओनली में ओपन हुआ है। तो इसको मैं ना एक काम करता हूँ, सुडो से रन करता हूँ, सुडो से करता हूँ इसे। अब ये सुडो से चालू हुआ है। अब यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, सेट बेस पाथ। इसका मतलब ये है, जो मेरा सिस्टम रहेगा वो अपने पूरे पैकेजेस कहाँ से कहाँ डाउनलोड करेगा, मतलब उसका पाथ डाउनलोड, जो डाउनलोड का पाथ रहेगा वो मेरा पाथ ये रहेगा, वेयर स्पूल एपीटी मिरर। यहाँ पर ये पूरे पैकेजेस को डाउनलोड करेगा, जितने भी मतलब इंटरनेट से पैकेज डाउनलोड करेगा ये इस पाथ पे डाउनलोड करेगा। एक साथ में 10 थ्रेड्स चलेंगे इसके। एंड मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्च रखा है, इसको अगर आप कमेंट करेंगे तो ये AMD 464 का भी लेगा एंड RM64 का भी लेगा। बट मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, AMD 64 ओनली, मतलब बस AMD 64 का मैं पैकेज डाउनलोड कर रहा हूँ, RM का डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने डेबी आर्च 6 इज इक्वल टू AMD 64 रखा है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको दोनों डाउनलोड करना है, आर्च 64 का भी करना है और ARM 64 का भी एंड AMD 64 का भी, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वाई पी किया मैंने एंड इसे यहाँ पर आके आप इसे हटा सकते हैं। इसे हटा देंगे आप यहाँ से, तो ये क्या करेगा, AMD 64 भी करेगा, R64 भी करेगा, सॉरी RM 64 भी करेगा, और हमको इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। बट मेरे सिस्टम, मेरे केस में कैसा है, मेरे जो क्लाइंट सिस्टम है वो AMD 64 पे चलते हैं और मेरे पास स्पेस भी कम है, तो मैं इसके लिए बहुत लिमिटेड चीज़ डाउनलोड डाउनलोड कर रहा हूँ इंटरनेट से। तो यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर जिसका मैंने ये किया है इसे मैं डिलीट करता हूँ। ओके, एंड इसके बाद ये क्लीन करके, मतलब जो डायरेक्टरी, जो हमारी जो डायरेक्टरी बनेगी, ये 2 डायरेक्टरी इसकी बनेगी, इसको क्लीन करने का है। तो ये हमारा हो गया एपीटी मिरर डॉट लिस्ट का पाथ। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं मेन लिख के रखा है बस मैंने मेन, बट नॉर्मली आप अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि मेरा ये सिस्टम है, यहाँ पर मैं ETC कैट किया APT सोर्स लिस्ट में .d में जाऊँगा, ubuntu.com में, सॉरी ubuntu सोर्सेस में जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे नोबल है, नोबल अपडेट्स है, नोबल बैकपोर्ट है, मेन है, सॉरी मेन है, रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मेन है, रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, और मैंने यहाँ पर बस मेन ही क्यों लिखा है, मेन का मतलब ये हो गया, जो सिस्टम के मेन कंपोनेंट है बस वही, मतलब मेन पैकेजेस है वही सिस्टम अपना सिंक करे मेरा सर्वर। अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड करता हूँ, मतलब और रेपोजिटरी से करता हूँ, जैसे रिस्ट्रिक्टेड रेपोजिटरी से करता हूँ मैं, यूनिवर्स से करता हूँ, तो इसमें मेरा स्पेस जो है वो काफ़ी हाई यूटिलाइज होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस मेन रखा है। अगर आपको मेन भी रखना है, रिस्ट्रिक्टेड भी रखना है, मल्टी यूनिवर्स भी रखा है, यूनिवर्स भी रखना है आपको, तो आप यहाँ पर सब डाल सकते हैं। बट इससे होगा क्या, आपके सिस्टम का जो डिस्क यूटिलाइजेशन है वो कम से कम, मतलब 1 TB मैक्स टू मैक्स, 1 TB बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बट 600-700 GB पकड़ के चलिए, उतना आपका डिस्क स्पेस जाएगा जाएगा। इसके लिए मेरा खुद का सिस्टम पे आई थिंक 242 GB कुछ गया था मेन के अंदर, बस बस मैंने मेन के लिए कॉन्फ़िगर किया था ये चीज़। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर मेन, आपको बस मेन ही पैकेजेस, मेन रिपोजिटरी से पैकेज डाउनलोड करना है,
यहाँ पर मेन लिखना है, नहीं तो अगर आपको और लिखना है जैसे रिस्ट्रिक्टेड लिखना है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड लिखना है, ये मल्टी यूनिवर्स लिखना है, तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी एग्जिट करता हूँ। ये मेरा अभी सॉरी राइट क्विट कर दिया मैंने, सॉरी मैंने चेंजेस नहीं किया, तो मेरा क्विट कर दिया यहाँ से मैंने। ये मेरा अभी क्या हो गया, ये चालू हो गया, मतलब ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया अपना एक मिरर डॉट लिस्ट कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे बस सिंपल इसे कमांड रन करना है, ये sudo apt मिरर, बट इसे मैं लास्ट में रन करूँगा क्योंकि कैसा है, ये कमांड रन करने के बाद ये बहुत टाइम लेता है, मतलब डिपेंड करता है आपका नेट इंटरनेट स्पीड कितना है, कभी-कभी मतलब 1 दिन भी ले सकता है, ऐसा है। तो इसे मैं लास्ट में रन करूँगा, जब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूँगा उसके बाद। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर लिस्ट तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। अब मुझे क्या करना है चेक, मुझे चेक करना है nginx का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। यहाँ पर मैं, और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये आपको जो दिख रहा है ये सीडी अपना ये वेयरफुल क्लीन डॉट sh, ये रन कब करना है, जब ये अपना apt मिरर रन हो जाता है उसके बाद हमें ये रन करना है। तो मैं इसका फाइल भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्रिएट करके रखता हूँ ताकि जब रन हो जाए हमारा ये पूरा apt मिरर तो हम इसे रन कर सकें। ये मैंने पहले से इस पे रन करके रखा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो सेम जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल के रखा है, यहाँ पर जो भी है ये आपको सेम यहाँ पर कॉपी कर देना है अपने इस फाइल के अंदर। अब इसका मतलब क्या है आपको समझा देता हूँ मैं। ये अपने आपके जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में क्या करेगा, बाइनरी को जब ये फाइल है इसको डिलीट कर देगा। उसके बाद प्रोसेसन करके जो फोल्डर रहेगा या फाइल रहेगा उसको भी डिलीट कर देगा, और उसके बाद जो इंस्टॉल करके जो भी फाइल मतलब इमेजेस रहेंगे उसके उसको डिलीट कर देगा। इसका काम बस क्लीन अप करना है, मतलब डायरेक्टरी को थोड़ा क्लीन करना है ताकि डिस्क स्पेस जो आपका है वो बचा रहे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव एग्जिट होता हूँ, इंजरेक्स से कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता हूँ मैं, etc के अंदर ubuntu मिरर, ये मैं इंजरेक्स की फाइल के अंदर आ गया। अब इंजरेक्स में आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है, सिंपल यही, मैंने इसे पोर्ट 80 पे कॉन्फ़िगर किया है, आप चाहे तो पोर्ट 443 पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। तो बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए अभी इसके पास पोर्ट 80 पे रखा है। अगर आपको चाहिए 443 पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके लिए आप फिर भी इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएँगे, यहाँ पर देखिए लोकेशन इसका आर्काइव है, तो मतलब जो जब भी लोकेशन आर्काइव मेरा आईपी स्लैश आर्काइव करके कोई टाइप करेगा अपने रिपोजिटरी में या अपने ब्राउज़र में, तो मेरे इस ये जो पाथ है मेरा, इस पाथ के अंदर के जो फाइल्स हैं उसको वहाँ पर शो कर देंगे। जैसे मैंने ऑटो इंडेक्स ऑन रखा है, ऑटो इंडेक्स ऑन रखने से क्या होता है, अगर कोई भी इस पाथ पे जाएगा आपके जो फाइल्स है वो आपको वहाँ पर लिस्टिंग दिख जाएगी आपको उस फाइल्स की। ओके, तो यहाँ पर सेम सिक्योरिटी, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर आर्काइव एंड सिक्योरिटी, बस दो ही पैकेजेस, मतलब दो ही रिपोजिटरी का जो पैकेजेस है वो डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। तो सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर रखना है आपके इंजीनियर्स में। इसे क्विट करता हूँ मैं, इसे क्विट किया एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कमांड आप देख रहे हैं इसका सिमलिंक क्रिएट करना है आपके जो साइट अवेलेबल है ना इसके यहाँ पर ऐसे सिमलिंक की, तो मतलब ये फोल्डर पहले से क्रिएटेड है इसके लिए नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट किया, डिफ़ॉल्ट मेरा हट गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिस्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पर मुझे रीलोड करना पड़ेगा बोल रहा है, डेमन को रीलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर रीलोड करता हूँ। सॉरी, चलिए ठीक है, यहाँ पर डेमन मेरा रीलोड हो गया। अब यहाँ पर मेरा क्या हुआ, सर्वर साइड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा यहाँ पर पूरा हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मैं apt रन मिरर को रन कर देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर apt मिरर को sudo रन करता हूँ, sudo apt मिरर मेरा चालू हो गया। अब ऐसे यहाँ पर डाउनलोड होगा पैकेजेस, मतलब अपना जो भी इंटरनेट से पैकेज डाउनलोड करना हमें वो यहाँ पर चालू हो जाएगा डाउनलोड होना। और यहाँ पर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखा दूँ, जो मेरा पाथ है, सॉरी
ssh sudo -i cd where tool pt। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा जो पूरा डाउनलोडेड जो पैकेजेस रहेंगे डाउनलोड होने के, उसका जो पाथ यहाँ पर एपीटी मिरर के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे फाइल्स जब आपका सिंकिंग पूरा हो जाएगा, मतलब ये जो कमांड में रन किया है, ये एपीटी मिरर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाएगा, ये पैकेजेस यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर मैं इसका आपको साइज दिखा दूँ, -sh आई थिंक ज़्यादा ही रहेगा, ये देखिए 120 जीबी का टोटल मेरा फाइल यहाँ पर एपीटी मिरर है। तो मतलब अगर आपने मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, मैंने बस इसे यहाँ पर मेन यूज़ किया है। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन में कैट etc opt मिरर डॉट लिस्ट, यहाँ पर मैंने मेन यूज़ किया बस। इसकी कारण भी, इसकी वजह से भी मेरा मेन यूज़ करने से बस मेरा सिस्टम का 120 जीबी यूटिलाइज हुआ यहाँ पर। तो आप सोच लीजिए, अगर आपने यूनिवर्स ऐड किया है इसके अंदर, रिस्ट्रिक्टेड या एस किया है, ऐड किया है, या मल्टी यूनिवर्स ऐड किया है, तो उसमें कितना फाइल, कितने जीबी यूज़ होंगे आपके सिस्टम से जाएंगे। तो अप्रोक्स आप लेके चलिए 7 से 8 जी 800 जी 700-800 जीबी पकड़ के चलिए उसके अंदर। तो यहाँ पर मेरा सिंकिंग का प्रोसेस चालू हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन के बाद में स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इससे पहले क्लियर करता हूँ, एनवीआई करता हूँ इसे, etc एपीटी में जाऊँगा मैं। उसके बाद सोर्सेस इस डी डॉट, पहले मैं आपको बैक दिखाता हूँ, जो मैंने इसके बैकअप फाइल बना के रखी है वो पहले कैसी थी, अब मैंने जो मॉडिफाई किया वो कैसी है, ये देखिए, ये मेरा बैकअप फाइल है। यहाँ पर कंपोनेंट्स पे आप चेक करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है। यहाँ पर भी आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है। बट जो अब मेरा भी, मैं आपको अपना एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाऊंगा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला है, ये यहाँ पर आपको बस मेन कंपोनेंट में मेन दिखता रहेगा। और यहाँ पर चेंजेस क्या है, इन archive.ubuntu.com के बदले मेरा बस यहाँ पर आईपी लिखा है। यहाँ पर सेम मैंने ट्वीट करूँगा, और यहाँ पर आप मैं देखेंगे ये जो मेरा सोर्सेस है, जहाँ से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जहाँ पर ये हमारा उबंटू सिस्टम जो है पैकेजेस किस सर्वर से या किस डोमेन से उठाएगा, यहाँ पर हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, मेरा IP/आर्काइव, मेरा IP/सिक्योरिटी, और इसके बाद कंपोनेंट में मैंने लिखा है बस मेन, एंड यहाँ पर मेन। तो अब इससे क्या हो रहा है, मैं सिस्टम पे अपने APT अपडेट करूँगा, तो ये कहाँ से डाउनलोड करेगा पैकेजेस, आपको पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे आईपी से, मतलब मेरे इस सिस्टम से डाउनलोड कर रहा है पैकेजेस को। यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर सब कुछ अप टू डेट है, क्योंकि यहाँ पर अब तक कोई इसका अपडेट नहीं आया। तो इसके लिए यहाँ से, ये यहाँ से कॉल कर रहा है कि भाई तेरे पास जो पैकेजेस है वो अपडेटेड है, मतलब ये चेक करता है कि जो मेरे पास पैकेजेस है उससे नया तो तेरे पास कुछ नहीं आया। अगर नया कुछ नहीं आया है तो मतलब मेरा पैकेज जो है वो अपडेटेड, अप टू डेट है। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ इंस्टॉल करने का ट्राई करता हूँ, apt इंस्टॉल क्रोनी करता हूँ, ये देखिए ये कहाँ से उठाएगा, मेरे इस सिस्टम से उठा रहा है, आर्काइव से उठा रहा है क्रोनी को। क्रोनी का जो पैकेज है वो मेरे सिस्टम, इस सिस्टम पे, क्लाइंट सिस्टम पे आर्काइव से उठा रहा है। तो वेट करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया एंड कॉन्फ़िगर भी चालू हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे, अपने सिस्टम या अपने इंफ्रा में रेपो सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जो सेफ होता है। मतलब यूजुअली अगर आप प्रोडक्शन में हैं और आप किसी बड़े इंफ्रा में हैं, तो आपको यही अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब सिक्योरिटी थोड़ी मेंटेन रहती है। आपका जो मेन सर्वर्स हैं या प्रोडक्शन सर्वर्स हैं वो सेफ रहते हैं, एंड इंटरनेट पे एक्सपोज करने के लिए आपके पास बस एक रेपोजिटरी सर्वर ही रहेगा, जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया तो उसको आप टैकल कर सकते हैं, मतलब उसको उस पर आप
पैच कर सकते हैं उस पर, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ। बट अगर आपका जो क्लाइंट सिस्टम्स रहेंगे वो सेफ रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये सिस्टम मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है क्रोनी सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, तो हो जाएगा थोड़ा टाइम में। एंड उसके बाद हम लोग क्रोनी भी कॉन्फ़िगर करेंगे इस सिस्टम पे। एंड यहाँ पर आप देखिए ये मेरा यहाँ पर कितना बोल रहा है अभी, 135.2 GB विल बी डाउनलोडेबल, मतलब आर्काइव में मेरे इतना अभी पैकेजेस डाउनलोड होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मेरा अभी जो अभी करंटली है वो मेरा 119 GB है। यहाँ पर आप देखिए 119 GB है। एंड यहाँ पर अभी ये डाउनलोड होने के बाद 135 GB हो जाएगा। मे बी इसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरा नेट उतना फास्ट नहीं है। सो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, क्रोनी इंस्टॉल हो गया। अब मैं फिर से अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, देखिए ये पहले बता रहा है कि पहले से इंस्टॉल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, VI etc क्रोनी क्रोनी डॉट कॉन, इसमें गया मैं, नीचे आया, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अपना सर्वर, सर्वर 192.168.122.1 IBURST, ये किया। इसके बाद मैंने रिस्टार्ट किया सिस्टम, CTL रिस्टार्ट क्रोनी, रिस्टार्ट हो गया। एंड स्टेटस चेक करेंगे हम इसका क्रोनी का, जिसे मैंने अभी इंस्टॉल किया है अपने लोकल रेपो से। स्टेटस ये चालू है मेरा क्रोनी। एंड अभी टाइम डॉट CTL भी देखते हैं तुम लोग, क्या बोलते हैं इसे, टाइम डेट CTL, और ये सिंक भी हो गया मेरा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने इंफ्रा में रेपो सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है इसके मतलब इसको इसके सेटअप में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और चाहिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ ये वाला, ये अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।